हेलो एवरीवन, यू वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल श्री जी एजुकेशन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th का आरबीएससी का साइंस का मॉडल पेपर। तो शुरू करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लंग्स इन ह्यूमन बीइंग इज अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम, यानी ह्यूमन बीइंग के अंदर जो लंग्स है वो कौन से सिस्टम का पार्ट होते हैं। तो जो हमारे पास लंग्स की अगर हम बात करें तो जो लंग्स है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो हमारे कंपोनेंट्स है, नोज से फिर जो एयर है वो लंग्स में पहुंचती है और लंग्स से फिर जब हम रेस्पिरेशन करते हैं ब्लड का एक्सचेंज होता है तो ये ब्लड के अंदर जाती है। तो जो लंग्स है हमारे पास वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी ऑप्शन, रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज अ प्लांट हार्मोन, यानी हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा एक प्लांट हार्मोन है। तो ए ऑप्शन जो है हमारे पास दैट इज इंसुलिन। जो हमारा ए ऑप्शन है वो इंसुलिन हो जाएगा, ए इंसुलिन। जो बी हमारे पास है दैट इज थायरोक्सिन। जो सी है एस्ट्रोजन। तो ये तीनों जो है ये ह्यूमन हार्मोन के एग्जाम्पल हैं। जबकि जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है डी ऑक्सीन, वो एक प्लांट हार्मोन है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑक्सीन, जो कि एक प्लांट हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हम कहते हैं मेंडल को। जॉन क्रिगर मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे और इन्होंने जो जेनेटिक्स है उसके लो दिए थे, इसलिए मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट इज विच केमिकल इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, यानी इनमें से कौन से केमिकल का यूज़ फोटोग्राफी के अंदर किया जाता है। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए जो रिएक्शन है हमारी दैट इज AgBr, सॉलिड स्टेट में लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है Ag प्लस Br2 के अंदर। यहाँ पे अगर अपन बैलेंस करें तो यहाँ 2 लिख सकते हैं और यहाँ 2 लिख सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, सिल्वर ब्रोमाइड। AgBr जो है उसको हम सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनमें से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला है। तो जो POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज CaSO4.12H2। जब CaSO4.2H2O ये जो फॉर्मूला है ये हमारे पास हो जाएगा जिप्सम का। इसी तरह से इसमें Na2CO3.10H2O जो है ये हमारे पास वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaSO4.12H2O। नेक्स्ट है
एग्जाम्पल ऑफ अ नोबेल गैस, यानी इनमें से कौन सा एक नोबेल गैस का एग्जाम्पल है। तो नोबेल गैस हम जानते हैं कि ये इनर्ट गैस भी होती है, इनर्ट गैस भी कहते हैं इनको, और वो होती है जिनमें फुलफिल्ड आउटर मोस्ट शेल होता है, यानी आउटर मोस्ट जो शेल है वो पूरी तरह से फुलफिल्ड होता है। तो इसमें हमारे पास जो गैसेस होती है वो होती है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये हमारे पास नोबेल गैसेस होती है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा ऑप्शन है सी, हीलियम, वो एक नोबेल गैस का करेक्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वाई अपेरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पेंसिल एमर्ज्ड इन वाटर, यानी एक पानी में डूबी हुई पेंसिल की जो हमें अपेरेंट डिस्प्लेसमेंट क्यों नज़र आता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि मान लीजिए हमारे पास इस तरह से एक कंटेनर है, उसके अंदर मान लीजिए ऐसे पानी भरा हुआ है, तो इसके अंदर एक डुबोते हैं, अगर अपन इस तरह से एक पेंसिल डुबोते हैं तो वो हमें क्या है, थोड़ी सी ऊपर की तरफ एमर्ज्ड नज़र आती है या फिर मुड़ी हुई नज़र आती है। तो उसका जो कारण होता है, कारण है ऑप्शन जो डी है, वो हो जाएगा रिफ्रैक्शन, यानी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो अपने पाथ से मुड़ जाती है, इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और इसी फिनोमेना के कारण एक पानी में डूबी हुई पेंसिल हमें थोड़ी सी ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होगी, क्योंकि इसकी एक्चुअल पोजीशन अगर देखें तो इस तरह से। तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट जो है, इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड, यानी ह्यूमन आई के अंदर एक रियल इमेज कहाँ बनती है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास ह्यूमन आई है, इसके अंदर अगर हम रियल इमेज की बात करें तो जो रियल इमेज है हमारे, मान लीजिए इधर से रेज आती है इस तरह से, यहाँ मान लीजिए ये आपका आई लेंस है जो कि एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो एक ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो रेस है वो कुछ इस तरह से रेटिना के ऊपर मिलती है। तो एक नॉर्मल ह्यूमन आई के अंदर जो इमेज है वो रेटिना पर बनती है। तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एट रेटिना। जबकि डिफेक्ट वाले केस में जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं बनती है। मान लीजिए जैसे हम अगर बात करें मायोपिया की, तो मायोपिया के अंदर जो इमेज है वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है, ऑफ रेटिना। जबकि हाइपरमेट्रोपिया के अंदर जो इमेज है वो बिहाइंड द रेटिना बनती है, बिहाइंड द रेटिना। इस करेक्ट ऑप्शन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए, रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यानी हमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक पावर की SI यूनिट क्या होती है। तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला है हमारे पास वो होता है P इज इक्वल टू W/T। इलेक्ट्रिक पावर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर या पावर। तो पावर की जो यूनिट होती है वो हमारे पास होती है वॉट। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी, वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हम जानते हैं कि ऐसे सोर्स जो लास्ट फॉर एवर यानी हमेशा चलेंगे, उनसे हम एनर्जी लाइफ टाइम हमें एनर्जी उनसे मिलती रहेगी। इसमें हमारे पास सोलर एनर्जी आती है, विंड एनर्जी है। ये वो एनर्जी के सोर्सेज हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, जबकि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है वो ऐसे सोर्सेज होते हैं जो कभी आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएंगे और इनको वापस बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। इनमें जैसे हमारे पास एग्जांपल है कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। तो ये सब हमारे पास नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के एग्जांपल हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि विच इज़ द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो हमारे पास ए हो जाएगा, सोलर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट, यानी हमें जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उनमें से कौन सा एक फूड चेन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जब बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ग्रास, गॉट और ह्यूमन। ये हमारे पास एक फूड चेन का करेक्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर है दैट इज बी, ग्रास, गॉट एंड ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो खिहरी डैम है वो बना हुआ है। जो खिहरी डैम है वो रिवर गंगा के ऊपर बना हुआ है इन उत्तराखंड। ये हमारा जो खिहरी डैम है ये उत्तराखंड के अंदर गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज ए, रिवर गंगा। इस तरह से हमने डिस्कस किए हैं जो MCQ वाला सेक्शन है वो। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है जो फिलिंग द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चन हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड जिनमें होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, एल्केन होते हैं। जबकि कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उनको हम एल्कीन कहते हैं। जबकि कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो उनको हम एल्काइन कहते हैं। यहाँ पे हमें पूछा था कि कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड वाले हमारे पास हो जाएंगे एल्केन्स। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाउंड इन अ शेल ऑफ एटम डिपेंड्स ऑन द फॉर्मूला, यानी किसी भी शेल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको हम 2n² फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जहाँ पे n जो है वो है नंबर ऑफ शेल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड, न्यूरॉन के बीच में, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होती है उसको सिनेप्स कहते हैं। तो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होगी उसको हम सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6CO2 + 12H2O जिससे बन रहा है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इस रिएक्शन को हम जानते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। और फोटोसिंथेसिस में हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट, यानी फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होती है वो क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ पे जो A है क्लोरोफिल हो जाएगा और जो B है वो सनलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5th, दिस सिंबल इज यूज, यानी ये जो हमें सिंबल दे रखा है ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो सिंबल है ये एक इलेक्ट्रिक सेल का होता है, और एक इलेक्ट्रिक सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये जो सिंबल है ये एक सेल को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी, यानी एक इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को कौन से में बदलता है। तो हम जानते हैं भी नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक जनरेटर मतलब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाने में काम आता है। तो
तो एक इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रिक मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारे पास जो फिलिंग द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन थे उनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है वो है, देखते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से हमारा क्या मतलब होता है। तो देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो दैट विल बी द डेफिनेशन हमारे पास इस तरह से हो जाएगी कि इन अ डबल decomposition reaction and insoluble substance is formed, then it is a precipitation reaction। इसको ज़रा हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि व्हाट इज मीन बाय प्रेसिपिटेशन। मान लीजिए हमारे पास NaCl है जो कि एक्वस स्टेट में है, इसमें हम मान लेते हैं कि हमने मिक्स किया है AgNO3 वो भी एक्वस स्टेट में। तो इन दोनों की रिएक्शन से हमारे पास एक कंपाउंड बनता है AgCl और एक बनता है NaNO3 ये एक्वस स्टेट में। तो ये जो AgCl है ये यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से हम इस टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये जो AgCl कंपाउंड बना है ये टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे इस तरह से प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बन जाता है, जो कि ऊपर जो ये NaNO3 का लिक्विड है इसके अंदर इनसॉल्यूबल होता है। तो ये तो हमारे पास हो गया NaNO3 और ये जो नीचे जमा हुआ है ये हमारे पास हो जाएगा AgCl। इसी AgCl को बोलते हैं प्रेसिपिटेट और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन की pH पूछी है। तो देखते हैं जो pH है हम जानते हैं कि अगर pH 0 से 7 के बीच में होती है तो ये एक एसिड की है। 7 जो है वो न्यूट्रल को शो करता है, जबकि 7 से 14 जो है वो बेस होते हैं। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन की जो pH होती है दैट इज़ 7 और जो हमारे पास pH का जो फॉर्मूला हो जाएगा बेसिकली वो होता है -log(H+). यहाँ पे H+ ब्रैकेट स्क्वायर में का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो बेसिकली pH जो हम निकालते हैं वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की पावर निकालते हैं कि कितनी है। pH हमें क्या बताता है कि कोई चीज़ कितना एसिडिक है उसकी वैल्यू। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ एलॉय। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट आर एलॉयज। एलॉयज जो है, एलॉय मीन्स होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक मेटल है, उसका आपने किसी मेटल के साथ या कोई मेटल है उसका आपने किसी नॉन मेटल के साथ मिक्सचर बनाया है, उसको हम एलॉय कहते हैं। एलॉय हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, स्टील है, नाइक्रोम है एक्सेट्रा। और जो एलॉयज है उसका बेनिफिट क्या है? फर्स्ट बेनिफिट तो ये होता है कि भाई जो हमारे पास रस्टिंग होती है या कोरोजन जो होता है उनसे प्रिवेंशन के लिए हम एलॉय फॉर्मेशन कहते हैं। दूसरा कि जो एलॉय होता है उनकी रजिस्टिविटी जो होती है वो प्योर मेटल के कंपैरिजन में हाई होती है, तो इसलिए भी हम एलॉयज का यूज़ करते हैं। जो हमारे पास हीटिंग इफेक्ट वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना उनमें हम एलॉय का इस्तेमाल ही करते हैं। नेक्स्ट है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो मीथेन, वी नो दैट मीथेन एक तरह से एक एल्केन होता है और एल्केन के अंदर ओनली क्या प्रेजेंट होते हैं?
है सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे मीथेन का मतलब एक कार्बन और टोटल कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहाँ पे ये इनका हमने इलेक्ट्रॉन्स बनाए। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो अपना डबलेट पूरा कर लेता है कार्बन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बना के, और जो कार्बन है वो अपना अपडेट पूरा कर लेता है इन 4 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग करके। इस तरह से हम मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जो मीथेन का फॉर्मूला होता है वो होता है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव, नहीं है यहाँ पे, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है। यानी हमें पूछा गया है कि जो मेंडलीव्स है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की एक लिमिटेशन पूछी हुई है। तो हम जानते हैं कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में पहली जो लिमिटेशन है वो तो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी ये हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में यहाँ पे एक बड़ी लिमिटेशन है। दूसरी है कि ये आइसोटोप्स की जो पोजीशन है उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाया। तो आइसोटोप की पोजीशन जो है वो भी एक मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की मेजर कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन द बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। तो हम जानते हैं कि जो सेरिबेलम जो पार्ट है ये हमारा बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी के बैलेंसिंग में काम आता है। तो जो ये हमारे पास ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर ये फ्रंटल लोब है, ये पैराइटल लोब है, ये ऑसिपिटल लोब है, ये टेम्पोरल लोब है और ये स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ से। तो जो सेरिबेलम है वो हमारा बैलेंसिंग ऑफ बॉडी को मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, राइट वन ह्यूमन मेल सेक्स हार्मोन, यानी ह्यूमन मेल के अंदर पाए जाने वाला तो ह्यूमन मेल के अंदर जो पाए जाने वाला हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, यानी मेल के अंदर जो पाया जाता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो ह्यूमन मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द यूजेस ऑफ वोल्टमीटर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो वोल्टमीटर है उसका क्या यूज़ होता है। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें इस तरह से एक सेल है, सेल को हमने की से कनेक्ट कर रखा है और की यहाँ पे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हमने मान लीजिए एक अमीटर लगा रखा है और इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में हम मान लीजिए एक वोल्टमीटर लगा। तो इसमें हमें ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का क्या यूज़ होता है। तो वोल्टमीटर जो है, वोल्टमीटर क्या करता है कि मान लीजिए ये आपका एक रजिस्टर है तो इसके दोनों टर्मिनल के बीच में टर्मिनल है वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मापने का काम करता है। तो वोल्टमीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है। कुछ और चीज़ें भी हम यहाँ देख लेते हैं कि वोल्टमीटर जो है वो हमेशा ही पैरेलल के अंदर जुड़ता है, बिकॉज ये टर्मिनल पोटेंशियल मापता है, दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल मापता है। और एक और चीज़ कि जो आइडियल वोल्टमीटर है उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होना चाहिए। प्रैक्टिकल में हम देखते हैं कि इन्फिनिटी नहीं होता है, लेकिन आइडियल वोल्टमीटर के लिए कंडीशन होती है कि आइडियल वोल्टमीटर का पोटेंशियल रेजिस्टेंस ज़ीरो होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, माफ कीजिएगा, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ये पूछा गया है कि हमें एक बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट के लिए मान लीजिए हमें
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, तो ये मान लीजिए इस बार मैग्नेट का N और ये S है। तो हम जानते हैं कि जो बार मैग्नेट है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होती है, नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है और साउथ पोल में टर्मिनेट होती है, इस तरह से। डायग्राम थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये रूल आपको ध्यान रखना है। इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न हो जाएगा फॉर अ बार मैग्नेट। नेक्स्ट जो है हमारा, राइट टू एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं कि मान लीजिए कि करोड़ों सालों पहले जो जीव जंतु थे, एनिमल प्लांट वगैरह थे, वो ज़मीन के अंदर दब गए, उनसे जो फ्यूल बने हैं उनको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो फॉसिल फ्यूल के अंदर हमारे पास कोल हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, नेचुरल गैस हो जाएंगे, ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव एन एडवांटेज ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का एडवांटेज बताना है। अब व्हाट इज एडवांटेज ऑफ ओजोन लेयर? तो आप सभी जानते हैं कि जो ओजोन लेयर है वो क्या है, बेसिकली O3 है, और ये O3 किस काम का है कि ये जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है सनलाइट से, उनको अर्थ पे आने से रोकता है। ये जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है इनसे क्या होता है, तो इनसे स्किन कैंसर वगैरह जो स्किन डिजीज़ है वो होती है। तो ओजोन लेयर का एक मेजर एडवांटेज है कि ये अर्थ पे जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है उनको आने से रोकती है। नेक्स्ट हमें पूछा गया है, इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल थंब क्या इंडिकेट करता है? यहाँ पे हम अगर बात करें कि हमारे पास एक हो जाएगा थंब, एक हो जाएगा इंडेक्स फिंगर और एक हो जाएगा मिडल फिंगर। तो इसमें जो थंब है, थंब रिप्रेजेंट करता है फोर्स की डायरेक्शन, जबकि इंडेक्स फिंगर है ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मिडल फिंगर है ये रिप्रेजेंट करती है करंट। इसको हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि F for force मीन्स F for father, M for mother और C for child। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारे पास थंब है, थंब रिप्रेजेंट करता है फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स क्या होता है कि जब आयरन एयर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, नमी के कांटेक्ट में आता है, तो आयरन के ऊपर आयरन ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म हो जाती है, इसको हम रस्टिंग कहते हैं। अब इससे प्रिवेंशन के लिए हम या तो कर सकते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मीन्स हो जाएगा कि जो आयरन है उसके ऊपर अपने को जिंक की लेयर चढ़ानी है, या फिर हम कर सकते हैं एलॉय फॉर्मेशन, यानी हम एलॉयज बना सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं पेंटिंग, या फिर हम ऑयलिंग, ग्रीजिंग, इन सब तरीक़ों से रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, राइट एनी टू एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करें तो कार्बन के दो मेजर एलोट्रॉप हम जानते हैं, एक तो होता है डायमंड और एक होता है ग्रेफाइट। हमें पूछा गया था कि दो एलोट्रॉप्स के नाम बताने हैं, तो डायमंड और ग्रेफाइट। यहाँ पे हम और भी बात कर सकते हैं, जो कोल, कोक, फुलरिन वगैरह ये सब, चारकोल है, ये सब डायमंड के कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल। अब व्हाट इज मिसाइल? मिसाइल्स क्या होती है? तो जो हम जानते हैं कि भाई जब हमारे शर्ट वगैरह कपड़ों के ऊपर दाग लग जाते हैं तो सोप और डिटर्जेंट जो है
वो क्या है, इस तरह से एक मिशेल का शेप बनाते हैं। जो बेसिकली मिशेल आपको यहाँ नज़र आ रही है, ये एक मिशेल का स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है, जैसे यहाँ पे ये मान लीजिए ऑयल की ड्रॉपलेट है, तो ऑयल की ड्रॉपलेट में ये जो सोप और डिटर्जेंट के जो मॉलिक्यूल है वो इस तरह से एक सर्कुलर मिशेल का फॉर्मेशन कर देते हैं, जो इनकी ऑयल डर्ट वगैरह को क्लीनिंग में काम आता है। तो ये हमारे पास एक मिशेल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे लेबल डायग्राम पूछा था, तो हम इस तरह से लेबल डायग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। यानी जब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो क्वेश्चन ये पूछा है कि जो साइज है वो डिक्रीज क्यों हो जाती है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों हो जाती है। तो ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट में जाने पर हमें ये पता है कि जो नंबर ऑफ शेल है रिमेन कांस्टेंट, यानी नंबर ऑफ शेल तो कांस्टेंट रहते हैं, जबकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब कि जो आपका न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और जो साइज होती है वो साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। तो जेड इफेक्टिव अगर बढ़ता है तो इसका मतलब साइज डिक्रीज हो जाती है। तो हमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भाई लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों होती है, तो उसका कारण है कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसके कारण रेडियस डिक्रीज हो जाती है। जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज राइट द फंक्शन ऑफ एसिड, नेम एंड फंक्शन ऑफ एसिड प्रेजेंट इन या सीक्रेटेड फ्रॉम ह्यूमन स्टमक। तो हम जानते हैं कि जो ह्यूमन स्टमक है उसमें से जो एसिड रिलीज होता है उसका नाम है HCl, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे पास यहाँ से रिलीज होता है। और इसका जो फंक्शन होता है, फंक्शन ये होता है कि ये जो फूड जो है उसको ब्रेक डाउन करता है और ये एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जो बैक्टीरिया वगैरह है उनको किल करने में काम आता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो HCl है वो एक तो फूड को ब्रेक डाउन में, प्रोटीन में ब्रेक डाउन करने में काम आता है, जबकि ये एक और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जो बैक्टीरिया वगैरह जर्म्स वगैरह जो है उनको किल करने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है। तो हम जानते हैं कि जो बेबी है, ये इस तरह से अगर हम डायग्राम में देखें कि ये हमारे पास जो एम्ब्रियो या बेबी है ये अपनी माँ से इस तरह से एक कॉर्ड और प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा होता है। तो जो प्लेसेंटा है वो क्या है, इस तरह ये बेसिकली एक कॉर्ड है जो बेबी को मदर से कनेक्ट करता है, मदर को इंटरकनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है। और इसका जो फंक्शन है वो क्या है कि जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम मदर टू जो अंदर बच्चा जो है उसका उस तक फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमने डायग्राम बना रखा है, ये डायग्राम आपको बना रखा है। इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फॉर्मूला, राइट द फॉर्मूला एंड यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। हम जानते हैं कि जो पावर है हमारे पास, पावर ऑफ लेंस जो है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू
इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर। अगर हम डिफाइन करें वन डायोप्टर को, तो वन डायोप्टर जो है इज द पावर ऑफ लेंस हैविंग फोकल लेंथ 1 मीटर, यानी एक ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है, उसकी जो पावर होती है उसको हम वन डायोप्टर कहते हैं। तो इस तरह से ये लेंस की पावर का फॉर्मूला हो गया और ये लेंस की पावर की यूनिट हो गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमें ये पूछा गया है, राइट एनी टू फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, यानी किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर की। दूसरी चीज़, जैसे मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, उसकी ये लेंथ है L, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जबकि जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर हम लेंथ को बढ़ाते हैं तो वायर का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, और अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घट जाता है। और भी अगर हम देखें तो जो रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो ये इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। हमें कोई दो लिखने थे तो हमें तीन में से कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस। तो इलेक्ट्रिक सर्किट और अप्लायंसेस के अंदर जो कॉमनली यूज होने वाले सेफ्टी डिवाइसेस है उनमें हम जानते हैं एक तो मेजर डिवाइस होती है फ्यूज़, एक हम यूज़ करते हैं MCB। जो फ्यूज़ है ये बेसिकली हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में काम होता है। अभी रिसेंटली हुए 3rd ग्रेड के पेपर के अंदर पूछा गया था कि जो फ्यूज़ है वो किस पे डिपेंड होता है, तो फ्यूज़ जो है वो हीटिंग इफेक्ट पे डिपेंड होता है। और MCB की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो दिट इज़ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और भी अगर हम कुछ सेफ्टी की बात करें तो हम अर्थिंग वायर भी यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास हमारे डोमेस्टिक सर्किट के अंदर ग्रीन कलर का वायर होता है, वो एक सेफ्टी डिवाइस है। नेक्स्ट है, राइट द लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल। यहाँ पे क्वेश्चन प्रिंट मिस्टेक है, लेफ्ट हैंड नहीं होता है थंब रूल। थंब रूल जो है वो बेसिकली राइट हैंड थंब रूल होता है। क्वेश्चन में हमारे पास मिस्टेक है, तो मिस्टेक को हम सुधार लेते हैं कि जो थंब रूल है वो हमारे पास राइट हैंड थंब रूल होता है। और राइट हैंड थंब रूल क्या है कि अगर हम इफ़ वी अरेंज thumb and fingers in such a way that thumb represent डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब है वो किसकी डायरेक्शन शो करेगा, करंट की। देन कर्ल ऑफ फिंगर्स, जो हमारी उंगलियां हैं उनका जो कर्ल बनता है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ऐसे देख सकते हैं कि मान लीजिए एक तार है, इस तार के अंदर का करंट इस तरह से फ्लो हो रही है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट। यानी ये जो गिवन सर्किट है इसके अंदर हमारे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बताना है। यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि दो रेजिस्टेंस है, R1 2 ओम और R2 2 ओम।
ये दोनों हम सर्किट को देखें तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है, और जो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहाँ से अगर हम देखें कि जो R1 की वैल्यू है दैट इज़ 2 ओम और R2 की वैल्यू है 2 ओम, तो दोनों को पुट करने पर हमारा जो आंसर आता है दैट इज़ 4 ओम। तो इस तरह से इस सर्किट के लिए जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है दैट इज़ 4 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें पूछा गया है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो अर्लियर हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब होता है जो लास्ट फॉर एवर, यानी वो हमेशा रहेंगे, उनसे हमें एनर्जी हमेशा मिलती रहेगी। जबकि नॉन रिन्यूएबल सोर्स का मतलब होता है जो लिमिटेड होते हैं, और एक बार अगर ये फिनिश हो जाएंगे तो इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रिफॉर्म, यानी वापस बनने में इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स। जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज के अंदर हमने एग्जांपल भी देखा था, जो सोलर एनर्जी है, जो विंड एनर्जी है, हाइड्रो पावर प्लांट है, ये सब रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। जबकि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में कोल है, पेट्रोलियम है, एक्सेट्रा, ये जो हमारे पास है ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है जो व्हाट इज डन टू प्रिवेंट रेंसिडिटी इन फूड कंटेनिंग फैट, यानी जो फैट कंटेनिंग फूड होते हैं उनको रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम रेंसिडिटी की अगर बात करें तो रेंसिडिटी का मतलब होता है कि जो फूड आइटम है वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिनसे उनका जो टेस्ट है वो स्पॉइल हो जाता है। इसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो इनको रेंसिडिटी से बचाने के लिए जो फूड आइटम जो होते हैं उनको बेक किया जाता है विथ नाइट्रोजन गैस, because N2 is a नॉन रिएक्टिव गैस, क्योंकि नाइट्रोजन एक नॉन रिएक्टिव गैस है। इसी में जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि ये एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है CuO प्लस H2, जिससे बन रहा है Cu प्लस H2। तो यहाँ पे देखते हैं अगर हम कि जो CuO से Cu बन रहा है, इसमें ऑक्सीजन निकल रही है, तो ये एक तरह से रिडक्शन हो जाएगा। जबकि H2 से H2O बन रहा है, ये एक तरह से ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो हमें ये पूछा गया है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ। तो ऑक्सीडाइज यहाँ पे हुआ है हाइड्रोजन, और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है तो CuO जो है वो रिड्यूस हो गया। साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे जो CuO है वो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, जबकि हाइड्रोजन जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है, और कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हुआ है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है राइट द नेम एंड फंक्शन ऑफ हॉर्मोन्स सीक्रेटेड बाय पेनक्रियाज ग्लैंड। पेनक्रियाज ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं उनके नाम है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ये जो दो हार्मोन है ये पेनक्रियाज ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है। इनका जो फंक्शन होता है ये होता है कि ये ब्लड में लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, यानी ब्लड के अंदर लेवल ऑफ ग्लूकोज को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो यहाँ पे हमने
एक ह्यूमन के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन का एक ब्लॉक डायग्राम बना रखा है। कुछ बेसिक बातें हम पहले कर लेते हैं कि जो ह्यूमन है उसमें जो सेक्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेल, क्योंकि मेल के अंदर 44 प्लस XY, जबकि फीमेल के अंदर 44 प्लस XX पाया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें ब्लॉक डायग्राम के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास मेल के अंदर X और Y गैमेट्स हैं, जबकि फीमेल के अंदर X और X है। तो यहाँ पे अगर X के साथ कंबाइन होता है तो फीमेल यानी एक गर्ल चाइल्ड जन्म लेती है, जबकि X जो है वो अगेन X के साथ, तो यहाँ पे भी गर्ल चाइल्ड है। जबकि ये Y जो कंपोनेंट है वो X के साथ अगर कंबाइन होता है तो मेल, और अगेन Y X के साथ कंबाइन होता है तो मेल। तो यहाँ पे 50% चांस होता है मेल चाइल्ड के और 50% प्रोबेबिलिटी होती है फीमेल चाइल्ड की। तो कुछ बेसिक बातें हमें ध्यान रखनी है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो मेल होता है, क्योंकि मेल के अंदर जो 44 प्लस XY हमारे पास पाए जाते हैं, जबकि फीमेल के अंदर 44 प्लस XXY। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज विच लेंस टू रिमूव फार साइटनेस। फार साइटनेस, फार साइटनेस जो है ये डिफेक्ट है, इसको जनरली हम हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। और इस वाली कंडीशन के अंदर आदमी को जो पास की चीज़ें हैं, नियर ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि भाई इसको हम रिमूव कैसे करते हैं। तो इनको हम रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करके हम इस फार साइटनेस को रिमूव करते हैं। इसी में हमारे पास जो बी क्वेश्चन है वो है व्हाई द सन अपीयर्स रेडिस एट टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। तो सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन में रेड अपीयर होता है, उसका कारण होता है हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कैसे है तो हम अगर डिस्कस करें तो मान लीजिए जैसे ये आपकी कंडीशन है, इस तरह से आपकी अर्थ है, इधर से जो सनलाइट आती है तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास 7 कलर्स है प्योर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इनमें से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू इनकी जो स्कैटरिंग है वो मोस्टली हो जाती है। अब मॉर्निंग के टाइम पे क्या होता है कि जो रेड कलर है उसकी स्कैटरिंग लिस्ट होती है। उस कारण से हमें लिस्ट स्कैटरिंग होने के कारण जो रेड कलर है वो हमारी आंखों तक अप्रोच करता है और इसलिए हमें जो सन है वो रेड दिखाई देता है। जबकि एट डे टाइम पे जो सनलाइट होती है वो अप्रॉक्सीमेटली कम डिस्टेंस ट्रैवल करती है इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर कम डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो नन ऑफ द कलर में से बहुत ही कम चांस है कि कोई कलर स्कैटर हो जाए, इसलिए हमें दिन के टाइम में सन जो है वो वाइट नजर आता है। तो यहाँ पे हमारा दो क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन था विच लेंस यूज टू रिमूव फार साइटनेस डिफेक्ट ऑफ विजन, यानी फार साइटनेस को दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर था कॉन्वेक्स लेंस। और बी वाला जो क्वेश्चन था व्हाई द सन अपीयर्स रेडिस एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, यानी सनराइज और सनसेट के टाइम पे हमें सन रेडिश क्यों दिखाई देता है। तो उसका अगर हम वन लाइन आंसर लिखें तो वो हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। और इसका अगर हमें यूज़ पूछा गया है तो ये हम यूज़ करते हैं
ब्लीचिंग पाउडर का हम यूज़ करते हैं लॉन्ड्री वगैरह में। फिर है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, तो इसको हम ऑक्सीडेशन में भी काम में ले सकते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली हमारे पास जो डिसइंफेक्टेंट्स की तरह भी काम आता है, इन्फेक्टिंग वाटर, यानी जो वाटर है एक तरह से कह सकते हैं कि इसका यूज़ हम वाटर प्योरिफिकेशन में भी करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का जो हमारे पास केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज़ NaHCO3। इसको हम बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। और बेकिंग सोडा का अगर हम यूज़ देखें तो बेकिंग सोडा जो है वो बेसिकली हमारे पास काम में आता है बेकिंग पाउडर बनाने में। ये एक वीक बेस होता है, तो इसको हम एंटासिड्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में और एंटासिड्स की तरह। फिर नेक्स्ट जो हमारा सी क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के अंदर हमें डिफरेंस लिखना है। तो अगर हम एसिड और बेस में डिफरेंस देखें, फर्स्ट तो हम जानते हैं कि जो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं, जबकि जो बेस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। पहला तो ये है। फिर एसिड जो हम जानते हैं कि ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, जबकि बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। एसिड की जो पीएच होती है वो 0 से 7 के बीच में होती है, और बेस की जो पीएच है वो 7 से 14 के बीच में होती है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस हो जाएंगे एसिड और बेस के बीच में। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैच द फॉलोइंग। हमें इनको मैच करना है। तो हम जानते हैं कि जो ऑरेंज है, ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है, आंवला के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, नेटलस्टीन बी स्टीन के अंदर मिथेनोइक एसिड पाया जाता है, और टर्मिंड यानी इमली के अंदर टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑरेंज। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, आंवला, आंवला के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड, नेटलस्टिंग, नेटलस्टिंग के अंदर जो है वो मिथेनोइक एसिड, तथा टर्मिंड के अंदर जो है वो टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन इसी का बी, राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। तो जो वॉशिंग सोडा है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो हम जानते हैं कि जो वॉशिंग सोडा है दैट इज़ Na2CO3 डॉट 10H2O। ये हमारा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। और इसका जो यूज़ है, अगर हम यूज़ की बात करें तो ये जो सोप इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पे यूज़ किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल। सोप इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है। ये रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी
वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने में भी काम आता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिफाइन एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, यानी ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीशन को डिफाइन करना है। तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि जो ह्यूमन के अंदर नाइट्रोजिनस जो वेस्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। अब ह्यूमन के अंदर जो एक्सक्रीशन है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा कंप्लीट होता है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हमारे पास, अगर हम लेबर डायग्राम की बात करें तो ये हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और इस एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो मेन फंक्शनिंग होती है वो किडनी के अंदर होती है। और इसकी जो यूनिट होती है नेफ्रॉन, जिसको हम बोलते हैं, किडनी की यूनिट होती है जिसमें फिल्ट्रेशन होता है। जबकि ह्यूमन के अंदर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि जो यूरिन है वो ह्यूमन के अंदर जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, नाइट्रोजिनस वेस्ट है, वो यूरिन होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डायलिसिस मैकेनिज्म इन ह्यूमन। अब व्हाट इज डायलिसिस? डायलिसिस क्या होता है? तो मान लीजिए किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर उसकी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है या उसकी जो किडनी है, किडनी की फंक्शनिंग क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। उस केस में हम डायलिसिस का यूज़ करते हैं। बेसिकली डायलिसिस में क्या करते हैं कि जो आपकी आर्टरीज होती है, उस आर्टरीज में से जो ब्लड है उसको इस तरह से आउटलेट किया जाता है, उसको पंप किया जाता है, उसको एक मतलब ह्यूमन बॉडी से बाहर उस ब्लड को फिल्टर कर दिया जाता है। और फिल्टर करने के बाद ये ब्लड वापस आपकी आर्टरीज के अंदर चला जाता है। जबकि जो यहाँ पे यूरिन जो है वो यूरिन क्या है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो डायलिसिस का जो प्रोसेस है वो बेसिकली तब किया जाता है जब किसी ह्यूमन बीइंग की जो किडनी है, किडनी का फंक्शनिंग बंद हो जाता है, यानी किडनी आपकी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है। उस केस में डायलिसिस करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द मीनिंग ऑफ डाइजेशन। यानी हमें पूछा गया है कि ह्यूमन के अंदर जो डाइजेशन है उसका मतलब क्या होता है। तो डाइजेशन का सीधा सा मतलब है कि जो हमने फूड ईट किया है उस फूड को स्मॉल पार्टिकल्स या स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना, और डिवाइड करके उसको ब्लड के अंदर मिलाना। तो मान लीजिए जैसे आपने कुछ भी खाना खाया है, उस खाने के अंदर जैसे मान लो आपके पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, तो इन सब चीज़ों को तोड़ करके डाइजेस्ट करके कहाँ मिला दिया जाता है, ब्लड के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का लेवल डायग्राम है। तो ये आपके सामने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का लेवल डायग्राम है। जो डाइजेशन है वो माउथ से शुरू होता है। यहाँ पे माउथ है, टंग है, फिर इसोफेगस है। इसोफेगस से जो खाना है वो सीधा स्टमक के अंदर जाता है। स्टमक से फिर मान लीजिए आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर वगैरह इन सब में फूड डाइजेस्ट होता है। और डाइजेस्ट होने के बाद जो लास्ट पार्ट है दैट इज एनस, यहाँ से जो मटेरियल बचा हुआ है वो यहाँ से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा इसी में क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेस्टिंग फूड। यानी डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर सलाइवा का क्या यूज़ है। तो जो सलाइवा है उसके पास यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसका जो आंसर है वो ये हो जाएगा कि जो सलाइवा है, सलाइवा कंटेंट्स स्पेशल enzymes that help digest starch in food। यानी जो सलाइवा है उस सलाइवा के अंदर स्पेशल एंजाइम पाए जाते हैं जो
फूड के अंदर जो स्टार्च है उस स्टार्च के डाइजेशन में काम आते हैं। तो इस तरह से हमने इन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर अ कॉन्केव मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। यानी क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा गया है, जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है, तो एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाती है और इस तरह से जाती है, और एक रे जो सी के डायरेक्शन में जा रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी सीध में चली जाती है। तो ये दोनों जो रे है यहाँ पे ये दोनों पैरेलल हो जाती है, और पैरेलल रेस के लिए हम कहते हैं कि भाई इसमें जो इमेज बनती है वो इनफाइनाइट पर बनती है। अब इस इमेज की अगर हम बात करें तो ये नेचर जो होगा इमेज का वो हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, और इसकी जो साइज होगी वो साइज हो जाएगी एनलार्ज्ड, और जो इमेज है वो बनेगी एट इनफाइनाइट, इन्फिनिटी पे इमेज बनती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बी, राइट डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज हम जानते हैं कि जब रियल में जो रेज है वो अगर मीट करती है तो उससे जो इमेज बनती है दैट इज़ अ रियल इमेज। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, रियल इमेज हमेशा मिरर में बनती है, जबकि अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करें तो वर्चुअल इमेज जो होती है वो हमारे क्या होती है कि इफ रेज डू नॉट मीट इन रियल, मतलब वास्तव में लाइनें नहीं मिलती, और जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब सीधी होती है, जबकि जो रियल इमेज होती है वो हमेशा उल्टी होती है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर में, वो है ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन्फिनिटी। यानी ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रखा गया है, तो हमें कॉन्वेक्स लेंस के लिए एक रे डायग्राम बनाना है। हम जानते हैं कि जो इनफाइनाइट से जो पैरेलल रेज आती है, पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर गुजरती है, तो ये जो रेज है ये यहाँ फोकस पर मिलती है, तो इसलिए जो इमेज है वो कहाँ बनती है, एट फोकस पर। और अगर इस इमेज की कैरेक्टर की बात करें तो ये इमेज जो है ये एक पॉइंट साइज इमेज होगी। ये इमेज हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होगी, और इमेज जो है वो बनती कहाँ है, एट फोकस पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ है कि मिरर और लेंस में डिफरेंस बताना है। तो मिरर और लेंस में अगर हम बात करें तो मिरर क्या होता है, मिरर बेसिकली एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, और ये एक नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। जबकि जो लेंस जो होता है, लेंस एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है, यानी लेंस में रिफ्लेक्शन होता है, और ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का आंसर देखा, और इस तरह से आज जो हमारा ये RBSc 10th साइंस का जो पेपर है ये हमने सोल्व किया है। आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, और इसी तरह से हम हमारी जो नेक्स्ट सीरीज़ होगी उस सीरीज़ के अंदर हम RBSc 10th के लिए वन शॉट जो है, वन शॉट में केमिस्ट्री और वन शॉट में फ़िज़िक्स की वीडियो लेके आएंगे। पूरी फिज़िक्स आपकी वन शॉट में कंप्लीट कराएंगे और पूरी केमिस्ट्री आपकी वन शॉट में कराएंगे, और उसके बाद हम हर एक चैप्टर से जो एग्ज़ाम में आने वाले, चाहे वो CBSE हो चाहे RBSc हो, दोनों के लिए जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट। हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन की सीरीज़ जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर किसी को कोई और वीडियो या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए।